नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं अंडरवर्ल्ड को लेकर जानकारी बताने के लिए। देखिए, अंडरवर्ल्ड में हुआ क्या था और अंडरवर्ल्ड जो है कैसे पनपा मुंबई में। अंडरवर्ल्ड को पनपने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि थोड़ा कमजोर प्रशासन था उस समय उतना प्रशासन टाइट नहीं था जैसा कि आज आप देखते हो ना। आज की डेट में क्या है, प्रशासन बहुत टाइट है। गुंडागर्दी, बदमाशी, गैंग ये सब लगभग खत्म हो चुका है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले जो है ना, कोई भी गैंग बहुत ही आसानी से पनप जाती थी और अब धीरे धीरे करके अपनी गैंग बना लेती थी और अपनी गैंग बना के उसका संचालन करती थी और खूब मजे से ऐश करके अपना जीवन यापन करते थे। अंडरवर्ल्ड में देखिए, कुछ चीजें ऐसी थी कि जो हिला के रख दिया मुंबई। दाऊद इब्राहिम, शब्बीर कासकर, ये दोनों सगे भाई। ये इब्राहिम कासकर के बेटे होते हैं और इब्राहिम कासकर की कई संतानों में ये दो संतानें बहुत ही खतरनाक होती है। और ये अंडरवर्ल्ड का रास्ता जो है, ये गलत रास्ता शुरू से ही अख्तियार कर लेते हैं। और इब्राहिम कासकर की एक बहन रहती है, आपने सुना होगा, हसीना पारकर। हसीना पारकर जो है, ये गुंडागर्दी और डॉन और बदमाशी और ये सब में उसका मन नहीं लगता है। जैसे एक आम लड़की अपने बारे में सोचती है, अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन साथी के बारे में, उसकी भी सोच यह वही थी। घरेलू, जैसे आम गृहिणी होती है, उसी प्रकार से वो एक घरेलू जीवन अपना जी रही थी। हसीना पारकर की शादी हो जाती है इस्माइल पारकर से और दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। इस्माइल पारकर का एक ढाबा रहता है और वही ढाबे का संचालन करता है और ढाबे से जो आमदनी होती है वो अपने बच्चों में, अपनी बीवियों में वो खुशी खुशी देता है और अपना जीवन यापन करता है। बहुत मजे से जिंदगी गुजरती है। और इधर दाऊद इब्राहिम और शब्बीर कासकर अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कदम रख चुके थे और धीरे धीरे वो अंडरवर्ल्ड में एक तरीके से डोमिनेट कर रहे थे। लेकिन वो कहा जाता है ना कि उस वक्त जो है पठान ब्रदर्स यानी शेर खान, करीम लाला जो अफगानी था, अफगान से वो पाकिस्तान से होते हुए भारत आया था 1940 में। उन दिनों भारत आजाद तो हुआ नहीं था भाई, हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था। तो वो आता है और मुंबई में अपनी तस्करी शुरू करता है और धीरे धीरे वो मुंबई में एक अपना एक छत्र साम्राज्य स्थापित कर लेता है और पूरे मुंबई में उसकी पकड़ हो जाती है, ध्वंस हो जाती है। मैं एक वाकया अभी आपको सुनाऊंगा, आप सुनकर दंग रह जाओगे। तो धीरे धीरे करके वो पूरी जो है मुंबई पर अपना एक छत्र साम्राज्य स्थापित कर लेता है। और उसके इधर इधर चूंकि मुंबई का दाऊद इब्राहिम भी, उसके पिता जो है महाराष्ट्र में हेड कांस्टेबल थे पुलिस में और पुलिस से भी थोड़ा जान पहचान थी, उठना बैठना था, आना जाना था। जाहिर सी बात है भाई, उसके पिता जब पुलिस विभाग में है तो पुलिस का आना जाना तो लगा रहेगा। लेकिन उसको ये पुलिस की जिंदगी या सादी जिंदगी उसको रास नहीं आती थी, दाऊद इब्राहिम और शब्बीर कासकर को। इसीलिए वो अपराध की दुनिया में धीरे धीरे चले गए। लेकिन वो कहा जाता है ना कि एक म्यान में एक तलवार रह सकती है, दो तलवार नहीं रह सकती मेरे दोस्त। और दाऊद इब्राहिम की दुश्मनी हो गई करीम लाला से, पठान गैंग से। और पठान गैंग का सरगना था करीम लाला और शेर खान के नाम से बड़ा मशहूर था। आपको याद होगी एक फिल्म आई थी जंजीर। जंजीर में जो प्राउड ने भूमिका जो निभाई थी वो शेर खान वाली, वो भूमिका जो है इन्हीं के जीवन पर आधारित थी, करीम लाला की। तो धीरे धीरे करके करीम लाला का कद तो काफी बड़ा हो चुका था और दाऊद इब्राहिम भी बड़ा था। लेकिन करीम लाला को ये नागवार गुजरा और करीम लाला ने एक फैसला लिया, बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया कि क्यों ना कि दाऊद इब्राहिम के गैंग को एक सबक सिखाया जाए और उनको जो है पीटा जाए। और कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम गैंग को बहुत मरवाया था करीम लाला ने, यहां तक कि दाऊद इब्राहिम को भी उठवा के बहुत पिटवाया था, एक सबक सिखाने के लिए कि तुम आइंदा मेरे गैंग से कभी उलझना मत। लेकिन दाऊद इब्राहिम अंदर अंदर खार खा चुका था। और उधर हाजी मस्तान अपना एक अलग जो है छत्र साम्राज्य स्थापित कर रहा था। आपको याद होगा जी, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई एक फिल्म आई थी सुल्तान मिर्जा, ये हाजी मस्तान के जीवन पर आधारित ये फिल्म थी। धीरे धीरे वो भी जो है अपना एक छत्र साम्राज्य स्थापित करता है। पहले कुली का काम करते हैं डॉक पे, उसके बाद धीरे धीरे देखते हैं कि पानी का जहाज आ रहा है और कोई चेकिंग तो हो नहीं रही है, तो इसीलिए वो स्मगल का काम करना शुरू करता है और धीरे धीरे देख के वो लखपति हो जाता है। उधर तमिलनाडु से वरदराजन मुदलियार आता है, जो तमिलनाडु का रहने वाला था, वो भी बड़ा खूंखार था और वो भी जो है धीरे धीरे अपना एक मुंबई में एक छत्र साम्राज्य स्थापित करता है और मुंबई में अपनी स्थिति को बहुत ही सुदृढ़ या मजबूत कर लेता है।
तो हाजी मस्तान और वरदराजन मुदलियार और करीम लाला ये तीनों लोग मिलकर अंडरवर्ल्ड का संचालन कर रहे थे और अंडरवर्ल्ड की सभी गतिविधियों पर इनकी नजर थी। लेकिन अंडरवर्ल्ड का काम उस समय बहुत ही गुपचुप तरीके से होता था। रात के अंधेरे में जब लोग सो जाते थे तब अपने काम को ये लोग अंजाम देते थे और पुलिस से बच के बहुत ही आसानी से उस समय ये काम कर देते थे। उस समय अंडरवर्ल्ड में खून खराबा और शोर शराबा ऐसे कुछ कोई बात नहीं थी। लेकिन वो कहा जाता है ना कि कब तक, जब भाई जाहिर सी बात है, जब प्लेट है और चार प्लेटें रहेंगे तो आपस में खड़केंगी ही, खड़खड़ खड़खड़ होगा। वही हुआ। जब शब्बीर कासकर और दाऊद इब्राहिम की एंट्री होती है तो करीम लाला जो है इनसे बड़ा खफा रहते हैं, क्योंकि दाऊद इब्राहिम और शब्बीर कासकर की मंशा थोड़ी अलग होती है। ये थोड़ा अलग मानसिकता का रहता है। ये चाहता है कि खून खराबा करके, मारपीट करके, छिनैती करके, मर्डर करके किसी भी प्रकार से अपना जो है सामान को हथियाया जाए और एक छत्र साम्राज्य स्थापित किया जाए। इसीलिए करीम लाला ने इनको उठवाया था और पिटवाया था। लेकिन वो कहा जाता है ना कि हाजी मस्तान भी इनसे बड़ा परेशान थे और वरदराजन मुदलियार भी बड़ा परेशान थे दाऊद इब्राहिम शब्बीर कासकर की गतिविधियों से, क्योंकि इन लोगों के काम में अड़चन पैदा हो रही थी, काम में अड़ंगा डाल रहे थे दाऊद इब्राहिम और शब्बीर कासकर। जाहिर सी बात है, जब किसी के काम में अड़ंगा डालोगे तो वो बर्दाश्त तो करेगा नहीं। तो हाजी मस्तान थोड़ा सुलझे हुए दिमाग के थे। उन्होंने इन दोनों के बुलवाया, यानी दाऊद इब्राहिम को और शब्बीर कासकर को। हालांकि दाऊद इब्राहिम और शब्बीर कासकर हाजी मस्तान को बड़ा मानते थे और बड़ी अच्छी इन दोनों की ट्यूनिंग थी। तो बुलवाया और करीम लाला से मिलवाया। लेकिन एक खार होती है ना, वो अंदर से थी। बाकायदा कुरान शरीफ पे कसमें खिलाई गई और बाकायदा ये कहलवाया गया कि अब आगे से तुम दोनों गैंग आपस में दुश्मनी नहीं करोगे और ना आपस में लड़ोगे। कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम और करीम लाला ने गले भी एक दूसरे को मिले और करीम लाला की गैंग में अमीर ज़ादा और आलम जेब, ये दोनों बहुत ही खतरनाक किस्म के, इनके गैंग के समझ जाइए दो रीढ़ की हड्डी थे करीम लाला के, पठान गैंग। आलमजेब और ये अमीरजादा ये बचपन से दोस्त थे। अब कहा जाता है कि नवाब खान जो अमीरजादा के पिता थे और आलमजेब के जो पिता थे वो भी एक दूसरे के बहुत ही करीबी दोस्त थे। मतलब एक सगे भाई के जैसा पुश्तैनी चला आ रहा था बाप से। और उसके बाद ये दोनों अमीरजादा और आलमजेब इस तरीके से रहते थे कि लगता था कि ये दोनों सगे भाई हैं। कोई पता ही नहीं लगा पाता था, जो अनजान व्यक्ति होता था वो जानता ही नहीं था कि ये दोस्त हैं कि सगे भाई हैं। ऐसा लगता था कि ये दोनों सगे भाई, लेकिन थे दोनों जिगरी दोस्त, भाई से भी बढ़ के थे और करीम लाला के बहुत ही दाहिना और बायां हाथ थे। तो इधर हसीना पारकर का परिवार अपने परिवार के साथ बड़ा खुश थी। वो तो एक आम जीवन जीना चाहती थी, जैसे एक आम लड़की जीवन अपना जीती है उसी प्रकार से वो जीना चाहती थी। लेकिन अरुण गौली के गैंग में 3-4 आदमी बहुत ही खतरनाक टाइप के थे और उन्होंने क्या किया कि ढाबे पे जाके इस्माइल कासकर को दिन दहाड़े गोली मार दिया। अब वहीं इस्माइल कासकर ढेर हो जाता है, 4 बच्चों का बाप। ये खबर सुनते ही मानो मुंबई अंडरवर्ल्ड में अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि वो दाऊद इब्राहिम की सगी छोटी बहन थी हसीना पारकर, और हसीना पारकर का सुहाग उजाड़ा था अरुण गौली गैंग। और इसमें कहा जाता है कि अमीरजादा और आलमजेब का भी हाथ था पठान गैंग के आदमियों का। दाऊद इब्राहिम और शब्बीर कासकर को तो मानो जैसे आग के नीचे खून उतर आया हो, और दोनों ने एक कसम खा ली कि किसी भी प्रकार से पठान गैंग को खत्म किया जाए, अरुण गौली को खत्म किया जाए। शब्बीर कासकर की कहानी एक अलग कहानी है, मैं उसको अभी इसी में बताऊंगा थोड़ी देर में, थोड़ा वेट करिए। और करीम लाला का जो दबदबा था उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। करीम लाला का पूरी फिल्म इंडस्ट्री में, पूरे मुंबई में उसका दबदबा था। एक बार हेलेन का पैसा किसी ने मार लिया था, बहुत ही दबंग आदमी था और हेलेन का पैसा दे नहीं रहा था। हेलेन ने बहुत कोशिश किया, हाथ पैर मारा, लेकिन उस आदमी ने हेलेन का पैसा नहीं दिया। तो मजबूर होकर हेलेन एक बार उदास बैठी हुई थी, तो दिलीप कुमार ने पूछा क्या बात है, आखिर बात क्या है, तुम इतना उदास क्यों हो? तो हेलन ने बहुत हिचकिचाते हुए बताया कि एक आदमी है, इसने मेरा पैसा ले लिया है और मुझे वापस नहीं कर रहा।
तब कहा जाता है कि दिलीप कुमार ने करीम लाला से कहा था और अगले दिन वो आदमी ने हेलेन का पैसा वापस कर दिया था। ये धौस था। और उधर इस्माइल कासकर जब मरते हैं तो अब जाहिर सी बात है अंडरवर्ल्ड की दुनिया में ये दोनों कदम रख चुके थे और अमीर ज्यादा को मरवाना और अरुण गौली को मरवाना ये इनका मकसद हो गया था। लेकिन वो कहा जाता है ना कि किसी की नजर लग जाना, उधर एक लड़का यंग बहुत ही टैलेंटेड पढ़ा लिखा वो भी जो है जुर्म की दुनिया में कदम रखता है, मनोहर अर्जुन सुरवे, मान्या सुरवे। उसका एक भाई रहता है भार्गव सुरवे। ये दोनों जो है, भार्गव सुरवे थोड़ा सा गलत रास्ते में चला जाता है जिसकी वजह से मान्या सुरवे को बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन एक बार मनोहर अर्जुन सुरवे और भार्गव सुरवे पर हमला हो जाता है। भार्गव सुरवे को कुछ गैंग लोग मिलकर मारते हैं और बीच बचाव में भार्गव सुरवे उसका मर्डर कर देता है। मर्डर का इल्जाम चला जाता है मान्या सुरवे और भार्गव सुरवे पे। सजा होती है उम्र कैद की 302 के तहत और 9 साल सजा काटने के बाद शेख मुनीर उसका एक दोस्त जेल में बन जाते हैं, पूरी गैंग बन जाती है उसके साथ। ये फरार हो जाता है 10वें साल और 10वें साल फरार होने के बाद ये कई लोगों से काम मांगता है। दाऊद इब्राहिम गैंग से, करीम लाला गैंग से काम नहीं मिलता तो अपनी खुद की गैंग बनाता है, छीना झपटी करता है, बैंक लूटता है और इन सब कभी कामों में एक्सटॉर्शन वगैरह का पैसा मांगता है, इन्वॉल्व हो जाता है। और करीम लाला से दाऊद इब्राहिम का 36 का आंकड़ा था ही। और इधर क्या होता है कि शब्बीर कासकर अपनी धौस जमा चुका था, लेकिन मान्या सुरवे के द्वारा करीम लाला ने क्या किया था, दाऊद इब्राहिम के भाई शब्बीर कासकर का पेट्रोल पंप पर मर्डर करवा दिया था। और ये सनसनी तो फैल गई, मानो आग के नीचे अंधेरा छा गया। दाऊद इब्राहिम पे एकदम गुस्से से पागल हो गया। अब उसकी जिंदगी का मेन मकसद था कि इसको खत्म करना, मान्या सुरवे को। अब मान्या सुरवे उसके बाद अंडरग्राउंड हो जाता है। और इधर शब्बीर कासकर को मारने में, दाऊद इब्राहिम के भाई को मारने में मान्या सुरवे का तो हाथ था ही और साथ में अमीरजादा और आलमजेब का भी हाथ था। और आलमजेब और अमीरजादा भी अंडरग्राउंड हो गए और दाऊद इब्राहिम इधर पठान गैंग के एक एक आदमी को मारना शुरू करता है, उठवाना शुरू करता है। तब तक उसकी गैंग काफी मजबूत हो चुकी थी। और कहा जाता है कि अमीरजादा एक बार पुलिस कस्टडी में आता है और वो जाता है कोर्ट में गवाही देने, लेकिन वो कहा जाता है ना कि दाऊद इब्राहिम को इस बारे में पता चलता है। दाऊद इब्राहिम अपने आदमी से अमीरजादा को मरवा देता है और आलमजेब की भी कहानी खत्म हो जाती है। इसके बारे में मैं डिटेल से चर्चा करूंगा अगले में। तो इस प्रकार से वो बदला लेता है और मान्या सुरवे को तो पुलिस के द्वारा एनकाउंटर करवा देता है। अंबेडकर जंक्शन कॉलेज पे मान्या सुरवे आता है अपनी गर्लफ्रेंड को पिकअप करने के लिए। वहीं पर पुलिस सादी भेष में रहती है। अमित ये पुलिस अफसर जो रहते हैं तमाम जो है वो सादे भेष में जो अधिकारी होते हैं, वो इशाक बागवान इसको लीड कर रहे थे। वो जो है उस पर गोली चलाते हैं और बदले में जब वो गोली चलाता है तो अंधाधुंध गोली चलती है, मान्या सुरवे ढेर हो जाता है। और धीरे धीरे करके मुंबई पर दाऊद इब्राहिम का एक छत्र साम्राज्य स्थापित हो जाता है। और 1986 में तो वो भाग गया था कहाँ, पाकिस्तान, दुबई के रास्ते से होते हुए पाकिस्तान। क्योंकि 12 फरवरी 1981 में शब्बीर कासकर दाऊद इब्राहिम के भाई का मर्डर होता है और ये मर्डर का बदला लेने के लिए ही वहीं रुका था, नहीं तो ये पहले ही निकल जाता। 1986 में ये भाग जाता है और विदेशी ताकतों से ये पहले से ही अपना संपर्क साध चुका था और धीरे धीरे करके ये मुंबई का अंडरवर्ल्ड डॉन से इंटरनेशनल डॉन बन जाता है। और आज इंडिया का सबसे मोस्ट वांटेड अपराधी अगर कोई कहलाता है तो वो है दाऊद इब्राहिम कासकर। और अपने पति के दुख में इतना विलाप करने के बाद हसीना पारकर अंडरवर्ल्ड की दुनिया में उतर आती है और मुंबई की पहली लेडी डॉन कहलाती है और सभी कामों को अंजाम वो अपने खुद तरीके से देती है। अब मुंबई अंडरवर्ल्ड में उनको आपा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से हाजी मस्तान का दिल के दौरा पड़ने से निधन हो जाता है और वरदराजन मुदलियार वापस तमिलनाडु वापस चला जाता है और करीम लाला गैंग पूरी खत्म हो जाती है और दाऊद इब्राहिम का एक छत्र साम्राज्य स्थापित हो जाता है।